आजकल पूरे देश में एक आज़ादी की चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने ही देश में किस चीज़ से आज़ादी की बात हो रही है। चाहे वो शाहीन बाग का मंच हो या शाहीन बाग से अलावा देश के और भी कई हिस्सों में एनआरसी और सीए को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन जगहों पे सारे मंचों से उसके जो नेता हैं वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और कल तो हद हो गई जब ओवैसी के एक नेता ने ये कह दिया कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये देश में? उसी मंच से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों देश को तोड़ने तक की बात कर दी गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के एक छोटी सी बच्ची नारा लगाती है उस मंच से। आखिर हमारे देश को हो क्या गया है? क्यों इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से की जा रही है? आज पूरा देश उन नेताओं से जो इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, इस तरह के मंच को सजा रहे हैं और उस मंच से देश तोड़ने की बात हो रही है, देश से आजादी की बात हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। अब देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि किस आजादी की बात हो रही है और कौन से ये लोग हैं 15 करोड़ जो 100 करोड़ भारतीयों पे भारी पड़ना चाहते हैं। इन सवालों को लेकर के एटीएन न्यूज आज सिवान के बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह जी के पास पहुंचा हुआ है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये जो नेता हैं इतने बेलगाम कैसे हो गए। मनोज बाबू, आपने देखा होगा कि कल से एक बयान जो वारिस पठान हैं, ओवैसी साहब के पार्टी के लीडर हैं, और उनका ये कहना कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उसके बाद से एक छोटी बच्ची का वो बयान आता है कि उस मंच से, वो ओवैसी साहब का भी मंच है वो, और वहां वो कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, हम उस पार्टी के लोग हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का सोच रखते हैं और राष्ट्र हित में को ध्यान में रखते हुए सब कुछ काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो उनके भी प्रधानमंत्री हैं उनके भी गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो सीए कानून लाया है वो राष्ट्र हित में है और उनका विरोध करना लाजमी है, जायज है, करना चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। जी जी। लेकिन जिस प्रकार कल एक एआईएम के जो सभा में बच्ची, लगभग 12-14 साल की बच्ची होगी, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जो हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो अपने बच्चों को तकरीर कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में बैठ रहा है। देश के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और ओवैसी साहब तो बहुत बड़े बलिस्टर हैं, बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, मैं उनका कद्र करता हूं, लेकिन वो जो भी बोलते हैं मजहब के आधार पर ही बोलते हैं। जबकि एक बार मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है। वो किताब लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन बात आते आते वो मुसलमान पर चले आते हैं। और संविधान में मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन और जैन का कहीं स्थान नहीं है, भारतीय का स्थान है। हर भारतीय कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय है और सारा अधिकार उसको प्राप्त है। इसमें कहीं कोई संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है किसी को फरकेट नहीं किया, किसी को अलग नहीं किया। तो बात तो संविधान की करते हैं, लेकिन हमेशा आकर मुसलमान पर और देश को तोड़ने पर बात आ जाती है उनकी। वो कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैंने सुना उनके, कि हम गोली सीने पर गोली खाएंगे। वारिस पठान ने भी बोला कि हम सीने पर गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। और यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और दुनिया के मुसलमान जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो एक दिन वीजा फेल हो जाता है उनका, तो वो इस्लामिक कंट्री की सरकार ये नहीं देखती है कि ये मुसलमान हैं, कि ये हिंदू हैं, कि ये क्रिश्चियन हैं।
उनको एक दिन पहले देश छोड़ने का आदेश हो जाता है। अगर उनका पासपोर्ट खो जाता है या उनका वीजा लैप्स हो जाता है तो उनको जेल भी जाना पड़ता है। वहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है। हमारा देश जो हिंदुस्तान है, जिसके वो भी एक शहरी हैं, नागरिक हैं, मैं भी एक हूँ, आप भी हैं, वो क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो ये तो पूरा एक सवाल है और पूरा देश जानना चाहता है। कल से सारे लोग इस सवाल को, आखिर ये 15 करोड़ लोग 100 करोड़ को क्या करेंगे, ये समझना चाहते हैं। देखिए, ओवैसी साहब का जो मैंने रीड किया है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का पतन हो गया, अब कांग्रेस का स्थान हम ले लें और देश के मुसलमानों का सिर्फ मैं नेता रहूं, मैं नेता रहूं और मेरी पार्टी नेता रहे, पार्टी रहे, और देश के सारे मुसलमान सभी पार्टियों को छोड़ करके मुझे वोट करें और मुझे नेता माने, ताकि आने वाले समय में जिन्ना के तरह हम फिर देश का बंटवारा कर सकें और एक अलग देश के वजीर आजम बन सके। मनोज बाबू, आपको एक चीज और हम याद दिला देते हैं कि पिछली बार जब ओवैसी साहब के छोटे भाई साहब अकबरुद्दीन, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए इनको हटा लो, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या हैं। उसके बाद पठान साहब ने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। उनके छोटे भाई साहब जनाब ने कहा कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, हम फिर दिखाते हैं कि हम क्या हैं। हमें नहीं लगता है कि उनको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उनको कितने बांह दिए हैं, कितने हाथ दिए हैं, कितने पैर दिए हैं, कितने हथियार दिए हैं, वो कैसे इतने 100 करोड़ लोगों को खा जाएंगे, निगल जाएंगे, ये मेरे समझ के बाहर की चीज तो है। क्या जे वारिस पठान का ये बयान क्या देश में एक बार फिर आतंकवाद को पैदा करना चाहता है? क्या आपस में लड़ाना चाहता है अपने फायदे के लिए? वो ओवैसी साहब के जो पार्टी है वो उन्माद फैला करके लीडर बनना चाहती है, वो कुछ नहीं करेगी और सब देश के सारे मुसलमान उनके न फॉलोअर हैं और न ही उनके साथ जाने वाले हैं, मेरा विश्वास है जी। और न ही उनको लीडर मानने वाले हैं। और ऐसे लोगों को राजनीति में लंबा सफर तय नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है कि बिहार में उनको एक स्थान मिल गया, एक उपचुनाव में उनको सीट मिल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो हैदराबाद में, तो उनको चैलेंज करता हूं, सिवान भी उनके लिए बहुत अच्छा सीट है, वो आकर के यहाँ लड़कर देखें। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद का जो लोकसभा है उसको छोड़कर वो देश के किसी कोने में नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि उनका क्या असर होने वाला है, लेकिन वो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं देश के साथ। लेकिन वो सुनिए, वो चाहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के मेरे देश में बस जाएं और मैं उन पर राज करूं, यही उनका उद्देश्य है, जो कि भारत की सरकार, हम और आप और देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता है कि विदेशी लोग आकर के रहें। तो मनोज बाबू, जिस तरह से इस तरह की विवादित बोल बोले जा रहे हैं कि 15 करोड़ भारी पड़ेंगे 100 करोड़ पे और पाकिस्तान जिंदाबाद, अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज रही है? देखिए, अभी अगर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो कल जाकर के कोर्ट में कहेंगे कि नहीं, मेरे बयान का मीडिया वालों ने ट्विस्ट किया है, दुरुपयोग किया है, मैंने ये नहीं बोला, मेरी भावना ये नहीं थी। आपने देखा होगा कल ओवैसी साहब ने भी खुद कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, उन्होंने कहा। इसलिए जब वो समझते हैं कि मैं फंस रहा हूं या फंस जाऊंगा तो ये बोलते हैं। लेकिन पठान को पार्टी से तो नहीं निकाला, पठान ने आखिर 100 करोड़ को चैलेंज कर दिया। वो तो उसी के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी पहचान वही है। वो आगे उगलेंगे, ये हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, मीडिया भी जानता है कि जब वो माइक के सामने आएंगे तो आग उगलेंगे और बोलते बोलते संविधान की बात करते करते, बाबा साहब की बात करते करते, महात्मा गांधी की बात करते करते मुसलमान पर चले आएंगे। कौन देश का है, कौन सा कानून में है कि आपको कागज दिखाना है, और कौन सा कह रहा है कि भाई विदेशी को रखना है और यहाँ के भारतीय मुसलमान को लोग बाहर भेज रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं है। जो सीए कानून है वो तो नागरिकता देने वाली बात है। हमारे यहाँ फिल्म कई एक्टरों को दिया गया है, कई विदेशी नागरिक को दिया गया है, ऐसा थोड़ा है कि मुसलमान को नहीं देना है। जो अप्लाई करेगा उसको देना है, उसको भारत सरकार समझेगी उचित देना है, राष्ट्र हित में तो देगी।
जो नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन पे, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे सिवान में भी लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि धर्म के आधार पे बीजेपी ये कह रही है कि हिंदू को दे रही है, सिख को दे रही है, जैन को दे रही है, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो मुसलमानों को नहीं दे रही है। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं, अगर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए जो लड़ाई भारत के लोग लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल भी पाकिस्तान भारत का ही अंग था? मैं इस पर बोलना चाह रहा हूँ, रुक जाइए आप शायद हमारी बात को हाँ समझ गए हम क्या कह रहे हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि कल अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत का उपमहा अंग थे, तो क्यों नहीं ये लोग वकालत कर रहे हैं कि पूरे चारों को फिर भारत मिला दिया जाए, अखंड भारत बना दिया जाए और सबको सब हो जाए। हाँ, तो ये तो हम भी चाह रहे हैं, ये तो हम पहले एक कदम आगे बढ़ के हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ये वकालत कीजिए कि हिंदुस्तान जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो आज दोनों देश है, और अफगानिस्तान, तीनों को मिला दिया जाए, हिंदुस्तान हो जाए। हिंद महासागर से लेकर के हिमगिरी पर्वत तक हिंदुस्तान हो जाए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये अखंड भारत का सपना जो बीजेपी भी देखती है, आरएसएस भी देखता है, और अब सारे लोग देख रहे हैं कि ये भी जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, आरएसएस का समर्थन कर तो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं कि इनकी राजनीति, जब अखंड भारत का निर्माण होगा तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी? देखिए, इतिहास साक्षी है कि जो कंधार जो है वो राजा कंधारी का नैहर था महाभारत में। कंधार हिंदुस्तान का पार्ट था, सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान तो 47 में अलग हुआ, बांग्लादेश 71 में निर्माण हुआ, बर्मा भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा अखंड भारत एक हो जाए, ताकि ये समस्या से निजात मिल जाए और सभी भारतीय बन जाए, न हिंदू बने न मुसलमान बने। जो लोग बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, सबसे पहले वो मुसलमान अपने आप को दर्शाते हैं। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, जो बच्चा अबोध है, जो समझता नहीं है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, उसको पैर चलने का सीधा आता नहीं है, उसके सर पे टोपी पहना दिया जाता है, उसको नमाज की कतार में खड़ा कर दिया जाता है, उसको ये खतना कर दिया जाता है। जो अभी अबोध बालक का खतना कर दिया जाता है ये कह के कि तुम मुसलमान हो, तो सबसे पहले उसको फरकेट कर दिया जाता है हमसे। हम तो चाहते हैं कि जो भगवान ऊपर वाले ने जैसे पैदा किया सब लोग वैसे ही रहे। क्या जरूरत है दाढ़ी बढ़ाने का, क्या जरूरत है खतना करने का? भाई सब लोग एक समान रहे ना। चाइना में है, कहीं कुछ नहीं है। हम चाइना घूमे हैं, कई देश घूमे हैं, कहीं मस्जिद इस तरह का नहीं मिलेगा सड़क पर, कहीं नमाज पढ़ने का रोड पर इजाजत नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मस्जिद में लोग खड़े होकर के आत्मघाती ब्लास्ट कर लेते हैं, शिया सुन्नी मारते हैं वहां पर। हिंदुस्तान में नहीं होता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं। ये दूसरे देश में नहीं मिलेगा आपको। ये खूबसूरत देश है, जाड़ा गर्मी बरसात सारा मौसम है। बहुत देश में सिर्फ गर्मी पड़ता है, कहीं खाली ठंडी है। आपके देश में हर समाज के इसलिए लोग हैं कि हर मौसम को आप देखते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद में खड़ा होकर के आत्मघाती दस्ता अपने आप को उड़ाता नहीं है, कभी ऐसी घटना नहीं। आखिर मनोज बाबू, आपकी पार्टी बीजेपी क्यों नहीं कह रही है, जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं उनकी डिमांड है कि भाई आपने मुसलमानों को छोड़ दिया है, बाकी सारे को ले रहे हैं, मुसलमानों को ये संदेश तो जाना चाहिए कि आप सारे लोगों को लेके आ जाओ, भारत में आ जाओ, भारतीय सभी नागरिक। वो लोग अपील करें बांग्लादेश और पाकिस्तान से कि सारे लोग हिंदुस्तान में आ जाए, नागरिकता दिया जाएगा, या वो कहें अपने मैनिफेस्टो में मोदी जी देंगे नागरिकता उनको। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग अपने मैनिफेस्टो में दें कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी पाकिस्तानी नागरिक को, सभी अफगानिस्तानी नागरिक को, सभी बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में नागरिकता देंगे। वो अपने मैनिफेस्टो में बोले, वो बोले कि हम देंगे। ऐसा नहीं कर सकते वो। हमारा सेकुलर संविधान है। संविधान बचाने वाले लोग जो संविधान को लेकर चलते हैं, वो ओवैसी साहब तो विद्वान है, उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी जो लोग संविधान बचा रहे हैं उस संविधान का क ख ग नहीं पढ़े हैं। जैसे तेजस्वी यादव संविधान बचाने निकले हैं, तेज प्रताप यादव संविधान नहीं पढ़े हैं, मम्मी पापा डैडी का ही संविधान जानते हैं, उससे ऊपर जानते ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मम्मी पापा डैडी ये इस संविधान में बिहार एक बार क्या फिर आ सकता है उनके झांसे में?
उनके झांसे में आएगा ये तो 2020 बताएगा। लेकिन उन्होंने आज मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी किया है, तेज प्रताप यादव ने कंस बोला है, कंस का उपमा दिया है, वो महाभारत और रामायण के बारे में बहुत जानकार हैं, तो वो जानते हैं कि जो गलत लोग होते हैं उनका क्या असर होता है। कोई भी ग्रंथ शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें कि गलत काम करने वालों को अच्छा पुरस्कार लास्ट में मिला हो। जैसे रावण को नहीं मिला, इतना विद्वान आदमी था, मरते समय उनको राम के द्वारा तीर से उनका प्राण निकला, लेकिन उनको भी अंतिम क्या हुआ, वही हाल लालू यादव का होने वाला है। जो बुरा करेगा बुरा पाएगा इसी धरती पर। आज साक्षात उनके सामने है और वो लोग ऐसे करते हैं। तो अब अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि वारिस पठान जैसे लोग अगर इस तरह की बातें आने वाले दिनों में भी इस तरह की बातें सामने आती है तो सरकार को क्या करना चाहिए? मैं मीडिया वालों से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार तो जो करेगी कि ऐसे लोगों के बयानों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनके बयानों को मीडिया पर नहीं चलाना चाहिए। जो लोग देश विरोधी भाषण देते हों उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। देश को तो पता चलना चाहिए कि देश तोड़ने की बात कौन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को का बयान नहीं आना चाहिए। जो देशद्रोही बयान है उसको मीडिया पर नहीं चलना चाहिए। सरकार का ये काम है अपने स्रोत से पता करे और उस पर कार्रवाई करे, और होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री से कि ऐसे बड़बोले लोग जो देश को, अखंड भारत को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे पठान हो, चाहे उनके भाई जूनियर ओवैसी हो, ये सारे लोग जो देश को में आत्म संबंध जो है, प्रेम मोहब्बत अखलाक को खत्म करना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कानून के और उसी संविधान के दायरे में जो संविधान को लेकर के बचाने निकले हैं। लेकिन जबकि देश का इतना बड़ा संविधान है, इतना मजबूत संविधान है कि ऐसे लोगों से न खंडित होने वाला है और न ही नुकसान पहुंचने वाला है। बिल्कुल सही कहा मनोज सिंह ने कि भारत अखंड है, इसको कोई ओवैसी हो या जो भी लोग हैं जिनकी मंशा है कि भारत को तोड़ने की, ये संभव नहीं है। इसके लिए भारत का एक एक बच्चा भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, चंद्रशेखर बनने के लिए तैयार है। और ये जो सोच पाले हुए हैं लोग, उस पर जिस तरह से मनोज सिंह ने कहा कि अब उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग जहरीले जो शब्द हैं, जहरीले जो बाण हैं, वो किसी मंच से साझा न कर सके। और उन्होंने कहा कि सरकार को, मीडिया को भी थोड़ा सा, लेकिन मीडिया का अपना काम है। जब ऐसे लोग जहर उगलते हैं तो मीडिया का ही काम है कि पूरा देश जानता है कि ऐसे लोग क्या कह रहे हैं, देश के प्रति उनकी क्या भावना है, उनके क्या विचार हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पठान ने विवादित बोल बोले हैं, या आने वाले दिनों में कहीं और इस तरह की घटना होती है, उस पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।